अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, भारत की राजनीति इस वक्त एक ही सिस्टम पे चल रही है, बीजेपी एंटी बीजेपी। ये दो नैरेटिव्स हैं जो चल रहे हैं। सारी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ हैं। लेफ्ट का मीडिया, लेफ्ट का सोशल मीडिया, पूरा इकोसिस्टम जिसमें बॉलीवुड के लोग भी शामिल हैं, जिसमें कई और लोग शामिल हैं, लिखारी हैं, कुछ एनजीओ के नाम के तले चलते हैं, रिलीजियस कम्युनल लीडर्स हैं, सब एंटी बीजेपी चल रहे हैं। लेकिन भारत की जनता मेजॉरिटी बीजेपी को सपोर्ट करती है। देखें, बात दरअसल ये है कि नैरेटिव इस तरह चलाया जाता है कि जब राहुल गांधी भारत तोड़ो यात्रा पे निकलते हैं और जब सोनिया गांधी के पांव पकड़ते हैं, चरण छूते हैं, तो सब वाह 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 वाह, क्या संस्कार हैं, क्या ज़बरदस्त, ये हमारी एक मेली किस नस्ल की है आई डोंट नो, सबा नकवी तारीफ़ों के पुल बांध रही है। जबकि यही सबा नकवी जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपनी माताजी से मिलने जाते हैं, उनके चरण छूते हैं, तो चीप पब्लिसिटी, फोटो सेशन, ये वो की ट्वीटें करती थी। तो ये इस वक्त बीजेपी दुश्मनी में ये सारे एथिक्स को भूल के चल रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई गुजरात के इलेक्शन में बीजेपी को इतनी बड़ी मेजॉरिटी, हिस्टोरिक मेजॉरिटी मिली। उससे ज़्यादा मुझे खुशी ये हुई कि वहाँ पे आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल के जरासीम थोड़े बहुत रह गए, ठीक है, लेकिन बहरहाल जिस हिसाब से वो ड्रामे कर रहा था वो उस हिसाब से नहीं चली। ये इसके दावे इलेक्शन से पहले के सुन लीजिए, गुजरात में खड़ा होकर क्या कह रहा था और फिर नतीजा क्या निकला। 8 तारीख को इतिहास रचा जाएगा। इतना जबरदस्त आंधी चल रही है गुजरात के अंदर, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। ऊपर वाले ने झाड़ू चलानी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी जा रही है, आम आदमी पार्टी आ रही है। गुजरात के अंदर ये सारे सर्वे फेल होंगे, आज आप लिख लीजिए, सारे सर्वे फेल होंगे और गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी की सरकार बनना अगर तय है तो आज हम आम आदमी पार्टी का सीएम कैंडिडेट अनाउंस नहीं कर रहे, आज हम गुजरात के अगले सीएम का नाम अनाउंस करने जा रहे हैं। गुजरात के अंदर 27 साल के बाद सत्ता परिवर्तन होने वाला है। आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। टक्कर सीधे आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है और बीजेपी इस बार बुरी तरह हारेगी। भारतीय जनता पार्टी की 38% से कम वोट आएगी। पिछली बार 49% आई थी, 11% गिरेगी, उससे भी कम आएगी 38% से। आईबी की रिपोर्ट आई है, गुजरात में बीजेपी जाए छे, पार्टी आवे छे। ये मैं नहीं बोल रहा, ये आईबी की रिपोर्ट बोल रही है और आईबी की रिपोर्ट में लिखा है कि सूरत की 12 सीट आम आदमी पार्टी को जा रही है। आज मैं आप सबके सामने लिख के भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। ये आज आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए और ये भविष्यवाणी सही होगी। 3 लिखे मैंने। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। हमारे सीएम उम्मीदवार ईशुदान जी भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। अल्पेश जी वराछा से भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। तीनों जीत रहे हैं। प्रिडिक्शन मैंने किया ना कि 38% से कम वोट आएगा बीजेपी का, 5 से कम सीट आएंगी कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मैं हवा में बात नहीं करता, वो लोग तो कहने के लिए कह देते हैं कि इतनी सीट आएगी, इतनी सीट आएगी। मैं जो कहता हूं वो होता है। मैं हवा में बात नहीं करता, वो लोग तो कहने के लिए कह देते हैं कि इतनी सीट आएगी, इतनी सीट आएगी। मैं जो कहता हूं वो होता है। तो गुजरात के इलेक्शन के बाद इसको झाड़ू मारनी पड़ रही है और आई होप कि अगले इलेक्शन में दिल्ली और पंजाब वालों को भी अकल आ चुकी होगी। अजीज दोस्तों, बीजेपी से मेरी मोहब्बत या आम भारतीयों की मोहब्बत की वजह ये नहीं है कि मोदी जी इंतहाई खूबसूरत स्मार्ट आदमी हैं, ये है वो है, नहीं। वो एक भारत को नई बुलंदियों तक ले जाने वाले नेता हैं जिन्होंने भारत को बहुत ऊपर पहुंचा दिया है। और ये है कि इस वक्त दुनिया में जो लीडरशिप की भी जो रेटिंग है ना अप्रूवल की, उसमें
नरेंद्र मोदी जी 76%, मैक्सिको के ओब्राडोर 69%, ऑस्ट्रेलिया के 57%, इस तरह। लेकिन टॉप पे काफ़ी अरसे से नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। और इसके पीछे कारण यह है कि इन्होंने अपने देश को, मतलब आप 2014 के भारत और आज 2022 के भारत को कंपेयर कर ही नहीं सकते। पूरी दुनिया हैरान है। और फिर यहाँ पे ये बात सच साबित होती है कि एक अगर बेलोस अच्छा लीडर मिल जाए ना, तो फिर देश को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। अजीज दोस्तों, भारत कांग्रेस के कब्जे में रहा 50-60 साल। क्या हासिल हुआ? एक डब्बे में बंद करके पंछी को आप रख दें पिंजरे में, तो उसकी उड़ान कितनी होगी उस पिंजरे की? चाहे वो कितना भी बड़ा पिंजरा हो, पिंजरे में ही रहेगा। लेकिन एक आसमान में आप पंछी छोड़ दें, उसकी उड़ान क्या होगी? तो ये भारत के 2014 के बाद भारत के कितने भारतीय ओरिजिन लोग इंटरनेशनल कॉरपोरेट सेक्टर के सीईओ बने ना। कितने देशों के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट बने। अमेरिका में इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट इंडियन ओरिजिन की हैं। अब लेटेस्ट ये जैसे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर भी इंडियन ओरिजिन के हैं, और लेटेस्ट अभी 2-3 दिन पहले आयरलैंड में भी इंडियन ओरिजिन के प्राइम मिनिस्टर। तो ये है कि ये सब भारत का पोटेंशियल निकल के सामने आया ना, कि ये एक यूनिवर्सल सनातन पे बिलीव करने वाले लोग हैं, जो कि ह्यूमैनिटी की खिदमत करना अपना फ़र्ज समझते हैं। इनके लिए कोई बाउंड्रीज नहीं होती। और ये सब भारत की इस सरकार की पॉलिसीज़ की वजह से हुआ। आज भारत इंटरनेशनल इकोनॉमिक मार्केट में छाया हुआ है। क्यों छाया हुआ है? इससे पहले भी तो यही भारत थे, यही भारत के लोग थे, यही भारत की हेरिटेज थी, यही भारत की सिविलाइजेशन थी, और यही भारत के रिसोर्सेज थे। आज क्यों ऐसा हो गया? कैसे 70 एयरपोर्ट से 140 एयरपोर्ट 8 साल में? यानी आप ये देखें कि 47 से 2014 तक आपके 70 एयरपोर्ट थे, आज डबल हो गए सिर्फ 8 साल में। हाईवेज का नेटवर्क कहाँ से कहाँ पहुँच गया? ये सब एक लीडरशिप का कारनामा नहीं तो और क्या है? तो कहने का मतलब ये है कि फिर भारत के कुछ ही राज्यों को भारत समझा जाता था। भारत के बांग्लादेश के उस तरफ के राज्यों को या छोटे राज्यों को कोई मौका नहीं मिलता था। अब नागालैंड के ये हमारे मिनिस्टर हैं, इनकी बात सुने। भारत के लोगों को पता ही नहीं था कि नागालैंड हमारा इलाका है। सुनिए ज़रा। 1999 में जब हम पहले बार दिल्ली आया, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन में जब उतरा, तो हमारे नागालैंड प्रदेश से भी ज्यादा आबादी वहीं देखा। हम तो वहीं चौंक गया। और वो लोग कहते थे कि नागालैंड कहाँ है, वहां जाने के लिए वीजा चाहिए क्या? और कोई लोग ये फैला दिया कि नागा लोग आदमी खाता है, वो खाता है। और हमको देख के तो और ज्यादा शक होने लगा। तो देखने में अलग, खान पान में अलग, सोच विचार में अलग। हम लोगों को पहले 4 लेन हाईवे नागालैंड में अटल जी ने दिया। अभी 17 से 18 नेशनल हाईवे नागालैंड में बन रहा है। हमें तो पहले तो बहुत आश्वासन देते थे, हम लोग बचपन थे, सुनते थे। किसी का बुराई कहने के लिए क्या जरूरत है? 10 साल की यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री ने नागालैंड देखा ही नहीं, तो हम क्या बताएं उनको? मगर अभी तो हम लोगों को इतना प्रॉब्लम होता है कि डॉक्टर जितेंद्र जी कब पटक के आ जाए, कौन सा मंत्री कब आ जाए, हम लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाते हैं कि आके पूछते कि क्यों ये काम नहीं हो रहा है, ये काम क्यों नहीं हो रहा है। पहले बार उत्तर पूर्व के लोग भी इस देश का एक भाग होने का गर्व महसूस करते हैं। हम इस देश की विचारधारा के साथ हैं और इस देश की उपलब्धियों में हम भी साथ देंगे और हम उसमें सहयोग लेंगे। फिर अजीज दोस्तों, डायनास्टिक, अब आप
ठीक है, बहाने ढूंढने के लिए आप ये कहोगे कि जी अमित शाह का बेटा क्रिकेट बीसीसीआई में क्यों इतना आगे है, या किसी 2-4 मिनिस्टर के बेटों के नाम बता देंगे कि जिनका बेटा भी असेंबली में है, फलाने ढुमकाने। भाई साहब, टॉप लीडरशिप की बात करें, टॉप पे जो बैठा होता है ना, वो खराब होगा ना तो पूरा नीचे सिस्टम खराब होगा। टॉप पे जो बैठा सही होगा ना, तो मैं नहीं कहता कि पूरा सिस्टम सही होगा, लेकिन बहुत अच्छा रहेगा, उसकी नज़र कंट्रोल करेगी पूरी चीज़ों को। डायनास्टिक पॉलिसीज नहीं है, पॉलिटिक्स नहीं है, ना मोदी जी किसी के रिश्तेदार हैं, ना मोदी जी का कोई रिश्तेदार सरकार में है। दुनिया को पता है कि मोदी जी के भाई और बहन किस तरह जी रहे हैं, या योगी जी के बहन, इनके पेरेंट्स जब थे, ये सब किस तरह, आपको पता ही इनके फादर का भी देहांत हुआ था कोविड के दौरान। तो आम आदमी की ज़िंदगी जी रहे हैं, उन्होंने कोई बेनिफिट्स हासिल नहीं किए। लेकिन नेहरू जी की बेटी रही ना प्राइम मिनिस्टर, 5 स्टार लाइफ गुजारी ना। फिर उनके बेटे राजीव गांधी, फिर उनके बेटे अब प्रियंका गांधी, राहुल गांधी। नेहरू साहब अंग्रेज के ज़माने में छोटे मोटे एक वकील थे, उनके फादर एक वकील थे, लेकिन जितना पैसा आज इस खानदान के पास है, इतने पैसे वाले ये थे नहीं। इन्होंने कारोबार तो नहीं किए ना, कोई बिजनेस तो नहीं किए, राजनीति की। तो आज इतना पैसा, फिर इनकी पॉलिटिक्स आज बनाने को तो एक भाई साहब को उन्होंने चेयरमैन बना दिया, प्रेसिडेंट बना दिया कांग्रेस को। कहाँ है वो? उनका नाम तक किसी को याद नहीं है। हर तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी और यही चल रहे हैं, हर तरफ इन्हीं का नाम है। भाई, भारत जोड़ो यात्रा पे आप निकले हो तो आप महात्मा बनने की कोशिश कर रहे हो क्या? कि नेहरू जी प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, लेकिन गांधी जी महात्मा बने हुए थे, तो आप अपने प्रेसिडेंट को तो पूछ भी नहीं रहे हो। पार्टी सिस्टम में कम से कम प्रेसिडेंट की कोई तो औकात होनी चाहिए, लेकिन ये सब नहीं है। लेकिन बीजेपी में ये सब चीज़ें हैं। ये आप देखें कि 1995 में बीजेपी लीडर्स श्री केशुभाई पटेल जी की एज चीफ मिनिस्टर गुजरात की सेरेमनी होती है। इसमें मोदी जी ज़मीन पे बैठे हैं। इस ज़मीन पे बैठे हुए एक पार्टी कार्यकर्ता को, एक कारकुन को, एक आम वर्कर को पहले चीफ मिनिस्टर बनने का मौका मिलता है, फिर प्राइम मिनिस्टर। एडवाणी जी भारत पाकिस्तान में हैदराबाद में पैदा हुए थे, सिंध में भारत आए, लुटे पुटे, होम मिनिस्टर बने। अटल बिहारी वाजपेयी जी, मतलब कोई डायनास्टिक पॉलिटिक्स नहीं, कोई कुछ नहीं। आपको मेरिट के ऊपर चीज़ें करने को मिलती हैं। हमारे ये भाई साहब हैं राहुल गांधी, इन्होंने अभी जो झड़प हुई, सब ने देखा कि भारत के फौजियों ने किस तरह मारा, इन्होंने भारत के फौजियों का किस तरह अपमान किया। सुनिए और फिर वहाँ के लोगों की बात सुनिए। जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। जो राहुल गांधी ने जो कहा था कि चाइनीज आर्मी ने इंडियन आर्मी को पीटा है, एक्चुअली वीडियो में तो मैंने देखा कि इंडियन आर्मी चाइनीज को पीट रहा। मुझे ये लगता है कि इंडियन आर्मी को कोई पीट नहीं सकता है, क्योंकि हम प्राउड फील करते हैं अपना इंडियन आर्मी को। राहुल गांधी ने बयान दिया है, तो मेरा ख्याल से वो तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम लोग सब मतलब जानते हैं कि अपना इंडियन आर्मी को लेकर हम लोग बहुत प्राउड है ना। तो कहाँ वो लोग ने पीटा है, वो वीडियो में हम लोग देख सकते हैं ना। उल्टा मतलब हम लोग को इंडियन आर्मी ने उनको भगा दिया है, मतलब साफ साफ देख सकते हैं। सो मतलब बिना देख के एकदम ब्लाइंडली कुछ नहीं बोलना चाहिए ना, पहले देख के मतलब अपना इंडियन आर्मी ने ही भगाया था, तो हम लोग सब प्राउड फील करते हैं। ऐसे वो लोग बॉर्डर इतना ठंड में अपना ऐसे बॉर्डर को संभाल रहे, तो ऐसे गलत नहीं कहना चाहिए। वो जो राहुल गांधी ने बयान दिया है वो गलत दिया है। तो हम लोग तावांग वासी इंडियन आर्मी को बहुत प्राउड फील कर रहा है। यहाँ बॉर्डर्स इतना सामने है, तावांग से इतना ज़्यादा दूर है नहीं, फिर भी उसका वजह से हम लोग का तावांग का आदमी लोग सब सेफ्टी है, इसलिए हम लोग इंडियन आर्मी को बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। ये सरदार जी आपको बताएंगे कि राहुल साहब असल हकीकत क्या है। सुनिए ज़रा।
जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, उनको भी अपने बेटे और भाई को जूतों से पीटना चाहिए। जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं और सरकार उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, सरकार उसको इग्नोर कर रही है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है। हमारी बहादुर आर्मी के बारे में ऐसा बोलना और वो भी गंदी राजनीति करने के लिए, मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, अगर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी में वाकई कोई एक अंश भी देशभक्ति का बचा है, तो जैसे भारतीय सेना ने चीन की सेना को दौड़ा कर पीटा है, इसी तरह उनको भी अपने बेटे और भाई को जूतों से पीटना चाहिए इसी तरह, ताकि इसकी अकल टिकाने आए और इसको पता चले कि देशभक्ति क्या होती है। तो अजीज दोस्तों, मैं समझता हूं कि सफलता का निशान लोटस है और ये फूल जिसको मिल जाए वो फीफा वर्ल्ड कप भी जीत जाता है। और ये भारत का एक नेशनल निशान है। वो बीजेपी ने अपनाया है, कांग्रेस ने नहीं अपनाया। कांग्रेस ने डिविजिव पॉलिटिक्स को अपनाया और कुछ नहीं। अब जैसे देखें, ये हमारे बॉलीवुड के एक मेला आदमी विशाल दादलानी, उसके मुंह से एक तो आपको पॉलिटिक्स करनी नहीं आती, ना करो यार। आप म्यूजिक इंडस्ट्री में हो, उधर लगे रहो भाई। आप यहाँ पे क्यों मुंह मारते हो? और फिर जब आप बात करो तो आदमी की शक्ल अच्छी ना हो, बात तो अच्छी कर ले। आप तो बात भी ऐसी करते हो जैसी आपकी शक्ल है। अब हर बार एंटी भारत नैरेटिव लेके आ जाएंगे। पता नहीं इनको इतनी नफरत क्यों है बीजेपी से, जिसका आफ्टर ऑल रिकॉर्ड है कि कहां से कहां पहुंचा दिया भारत को। ट्वीट आई थी, राजनाथ जी का बयान आया था कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज करने वालों को इस मुल्क में बख्शा नहीं जाएगा। तो ये जवाब देते हैं कि फिर तो हम समझते हैं कि आदित्यनाथ योगी जी, गिरिराज, साक्षी, साध्वी, मालेगांव ब्लास्ट एक्यूज्ड, इन सबको गोली मार देनी चाहिए। तुम्हें नहीं मार देनी चाहिए। तुम जेएनयू में खड़े थे, तुम्हें पता भी है क्यों खड़े थे। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ खड़े थे। तुम्हें पता है पाकिस्तान में सिंधियों के साथ क्या हो रहा है। बहरहाल अजीज दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास कहने को इस टॉपिक पे, लेकिन मैं अपना एक और मुद्दा है वो आपके सामने मैं ला के रखना चाह रहा हूँ कि हमारे भारत के लोग बड़ी खुशी से ये एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं। और भारत ऐसा देश है कि भारत में इनको कोई रोक टोक नहीं होती। मैं बात कर रहा हूँ दीपिका पुष्कर नाथ की। मैंने अभी एक वीडियो में इनके बारे में डिटेल बताई थी, तो वो वीडियो यूट्यूब ने बाद में मेरी डिलीट कर दी थी। मैं वापस आपको बता दूं कि जिनीवा की बात है, मेरा ख्याल है 2018-2019 का साल होगा। वहाँ पे हमने बलोच दोस्तों की मदद से बलोच कैंप लगाया था यूनाइटेड नेशंस के सामने ब्रोकन चेयर पे, और उसमें हमारा स्क्रीन भी लगी हुई थी जिसमें हम पाकिस्तान में बलोचों के ऊपर होने वाले जुल्म की भी बातें करते थे, बताते थे। मटेरियल भी रखा हुआ था। दुनिया जहाँ के डेलीगेट्स, जर्नलिस्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट आते थे, मटेरियल भी ले जाते थे और हम उनको वहाँ पे सूरत हाल बताते थे। उसी ब्रोकन चेयर पे चौक पे प्रोटेस्ट होते रहते थे। वहाँ पे ISI स्पॉन्सर्ड बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होते थे। तो एक प्रोटेस्ट हो रहा था कश्मीरियों का, जिसमें जाहिर है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये इंग्लैंड से, इटाली से, फ्रांस से, स्पेन से, बेल्जियम, हॉलैंड से पाकिस्तानी गाड़ियों में भर भर के बिजनेसमैन पंजाबी आते हैं और कश्मीर के नाम पे प्रोटेस्ट करते हैं, जिसमें अगर 50 आदमी वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो 10 कश्मीरी होंगे, 40 पंजाबी होंगे। तो वहाँ पे कश्मीर नाम का प्रोटेस्ट हो रहा था। तो मैं अपने कैंप पे बैठा हुआ था, इतना बड़ा चौक है, तो मैं कैंप पे बैठा था, सामने वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था। तो ये साहिबा आई, अच्छा शलवार कमीज में थी, मैं समझा कि कोई कश्मीरी औरत होगी।
तो ये आई और फिर मेरे पास आके खड़ी हो गई। मैं अपने कैंप के बाहर बैठा हुआ था, वहाँ पे कुर्सियाँ बनी हुई, बेंचेस बने हुए हैं चौक पे। तो मैं वहाँ बैठ के सिगरेट पी रहा था, तो आई मेरे पास, वहाँ चलती हुई आई और वहाँ पे खड़ी होके मेरे करीब, फिर इधर उधर देखा, फिर मेरी तरफ देख के कहता क्या कहे, पाकिस्तानी? मैंने कहा जी पाकिस्तानी। तो बोले ओ थक गई मैं, बहुत थक गई मैं। तो मैंने कहा आप? कहती मैं कश्मीरी हूँ। मैंने कहा अच्छा, मैं समझ गया ISI। तो कहती है कितना जुल्म हो रहा है कश्मीर में, आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हो गया है। और उस वक्त कोई टेररिस्ट का केस लेके आई थी, शायद वानी तो मर चुका था, पता नहीं किसका, यासीन मलिक या आई डोंट रिमेंबर। तो इतनी देर में शमीम शॉल आई। शमीम शॉल है ना, एक इंतहाई बदबूदार औरत है जिसका मेरे साथ कई बार झगड़ा हुआ है UN के फ्लोर्स पे। ये तकरीरें भी ऐसी करती है, एक बच्चा बिठाया हुआ है, दिस, उसके अल्फाज थे UN में। मिस्टर चेयरमैन ने फौरन हथौड़ी मारी थी कि ऐसे अल्फाज की इजाज़त नहीं है। वो बिलावल भुट्टो ने भी जो स्पीच की थी वो UN के फ्लोर से नहीं की थी। UN के फ्लोर से आप ऐसी स्पीचेस नहीं कर सकते। मोदी जी के बारे में इसने बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो इसको, ये इंडियन आर्मी का नाजायज़ बच्चा है क्योंकि औरत का रेप हुआ था फलाने ढुमकाने, और मेरा पहला ही सेशन था वो, और मैं एक झटका खा गया। फिर बाद में मुझे पता चला कि वो अपने बारे में कह रही थी। खैर, शमीम शॉल भागती हुई आई, उसको कहती है यहाँ पे कहाँ आ गई हो, ये रॉ एजेंट है। ये है दीपिका पुष्कर नाथ, जो ISI के ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट में खड़ी हुई थी, जो ISI के टेररिस्टों की केस लड़ती हैं, और ये आज भारत में मज़े से रह रही हैं। मुझ पे सिर्फ इल्ज़ाम है कि मैं रॉ एजेंट हूँ, मैं पाकिस्तान नहीं जा सकता, मेरी जान लंदन में भी ख़तरे में है। ये मज़े से भारत में बैठ के, और देखें फ्रांस वर्ल्ड कप हारता है तो ये ट्वीट करती हैं मोदी जी की मैक्रोन के साथ पिक्चर लगा के, मैंने कहा ना पनौती है। ये तुम सबके लिए पनौती है भैया, तुम सबका बाजा बजाएंगे ये मोदी जी। तो ये है दीपिका पुष्कर नाथ, जिनको शर्म आनी चाहिए कि अगर ये कश्मीरी नस्ल की हैं तो ऑब्वियसली पंडित लोगों से होंगी, कि जिन लोगों ने इनकी औरतों का रेप किया, इनके लोगों को कत्लेआम किया और इनके लोगों को कश्मीर से निकाला, उन लोगों के केस लड़ रही हैं। पैसे के लिए कभी कम से कम किसी को इतना भी नहीं गिर जाना चाहिए जितना दीपिका पुष्कर नाथ गिर गई है। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद। हमने अपनी जान दी, हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया। तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है? क्या कोई तो कुर्बानी दी है? नहीं। उस समय हम थे या नहीं थे, हमारे कुत्ते भी थे या नहीं थे, औरों के कुत्ते हो सकते हैं। हम कुत्तों वाली परंपरा से पले बड़े नहीं हैं। लेकिन देश के कोटि कोटि लोग थे, जब कांग्रेस पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था, 1857 का स्वातंत्र संग्राम, इस देश के लोगों ने जान की बाजी लगा करके लड़ा। और सबने मिल करके लड़ा था। संप्रदाय की कोई भेद रेखा नहीं थी। और तब भी कमल था, आज भी कमल है। 75 का कालखंड, जस देश पर आपातकाल थोप दिया गया था, हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया गया था, देश के गणमान्य वरिष्ठ नेता जयप्रकाश बाबू समेत लाखों लोगों को जेल के सलाखों में बंद कर दिया गया था। But the butcher of Gujarat lives. And he is the Prime Minister of India. The butcher of Gujarat says,
Mamata Banerjee pocketed 1.8 crore by selling a single painting of hers. The butcher of Gujarat should prove this. If he can't prove it, get ready to face defamation.